नमस्कार। रणभूमि 2024 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। तो सुबह से ही लगातार चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। तापमान का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। हालांकि जो संख्या है वो बूथ पर सुबह की तुलना में अभी कम देखी गई है। इन सब के बीच बिहार से बड़ी खबर, जहां बिहार में 5 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। जो बिहार में दोपहर 1 बजे तक 33.80% मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक किशनगंज में 34.65% मतदान हुआ। दोपहर 1 बजे तक कटिहार में 35.37% मतदान हुआ है। वहीं दोपहर 1 बजे तक पूर्णिया में 36.59% मतदान हुआ। पूर्णिया वीआईपी सीट, सबसे हॉट सीट दूसरे चरण की। और दोपहर 1 बजे तक भागलपुर में 30.29% मतदान हुआ है। वहीं दोपहर 1 बजे तक बांका में 32.39% मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा पूर्णिया में लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरे चरण के लिए बिहार राज्य में वोटिंग की अगर बात करें तो यहां 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान है, जिसमें बांका, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज में वोटिंग चल रही है। बिहार में दूसरे चरण में 5 सीटों पर मतदान चल रहा है। इन सीटों पर एनडीए के सामने कांग्रेस और आरजेडी आधी की लड़ाई लड़ने जा रही है। इन सीटों पर सीधा मुकाबला आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच है। तो बांका से आरजेडी से जयप्रकाश नारायण प्रत्याशी हैं, जेडीयू से गिरधारी यादव यहां से प्रत्याशी हैं। वहीं कटिहार का अगर जिक्र करें तो कांग्रेस से तारिक अनवर प्रत्याशी हैं, जेडीयू से दुलाल चंद्र गोस्वामी प्रत्याशी हैं। भागलपुर सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस से अजीत शर्मा यहां पर प्रत्याशी हैं, जेडीयू से अजय कुमार मंडल प्रत्याशी हैं। पूर्णिया सीट, जो कि सबसे वीआईपी सीट बिहार की मानी जा रही है, और यहां पर मुकाबला जो है वो कांटी का है। आरजेडी से बीमा भारती प्रत्याशी हैं, जेडीयू से संतोष कुमार यहां पर प्रत्याशी हैं। तो यहां पर निर्दलीय पप्पू यादव ने आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है। त्रिकोणीय मुकाबला पूर्णिया सीट पर देखा जा रहा है और सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया चल रही है। कटिहार में 35.37%, पूर्णिया में 36.59% मतदान। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कौन एक दूसरे के आमने सामने है। कटिहार में तारिक अनवर कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। भागलपुर में अजीत शर्मा कांग्रेस से प्रत्याशी, जेडीयू से अजय कुमार मंडल हैं। और पूर्णिया में यहां पर आरजेडी से प्रत्याशी बीमा भारती हैं। किशनगंज में जेडीयू के प्रत्याशी मुजाहिद आलम, कांग्रेस से मोहम्मद जावेद यहां से प्रत्याशी हैं। बांका में जयप्रकाश नारायण आरजेडी से प्रत्याशी। और कटिहार में तारिक अनवर कांग्रेस से प्रत्याशी, दुलाल चंद्र गोस्वामी एनडीए अलायंस जेडीयू से प्रत्याशी। तो लगातार चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। सुबह से ही सभी 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है और इसी पर हमारे साथ खास चर्चा आज हम करेंगे और तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। चलिए सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। अरविंद पासवान जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनके साथ ही संतोष कुमार यादव आरजेडी के नेता है बिहार से, उनका आपका भी स्वागत है। राजेश जैन बीजेपी के नेता बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत राजेश जी आपसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन आपका जेडीयू से अलायंस यहाँ पर देखा जा रहा है बिहार में। और जिस तरह से बिहार में हम देखते रहते हैं, यहाँ की राजनीति हर बार हर राज्यों की तुलना में काफी हट करके है। आप लोग जीत के बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन अगर पूर्णिया सीट, जो कि दूसरे चरण में पूर्णिया सीट पर जो ये रण चल रहा है, चुनावी मुकाबला चल रहा है, बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला, पप्पू यादव ने आरजेडी की टेंशन बढ़ा दी है ऐसा कहा जा रहा है। और आप लोगों को कहां तक बढ़त, क्योंकि लगातार जो यहाँ पे गठबंधन है आप लोग कह रहे हैं कि मजबूत है, लेकिन विपक्षी दलों के तमाम आरोप भी हैं। राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? भी धन्यवाद देता हूं, उनसे अपील भी करता हूं कि अगर उन्होंने अभी तक मतदान नहीं किया है तो सबसे पहले वो लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने जो चर्चा की है ये अपने आप में स्पष्ट है कि किस तरह से ये जो विपक्षी गठबंधन है, किस तरह का स्वार्थ है। इनके पास एक स्वार्थ है कि मैंने भगवान से जो वरदान मांगा कि मुझे जो देना मेरे पड़ोसी को दुगना देना, अब पड़ोसी से दुश्मनी है, मैंने अपना एक आंख फोड़ने का वरदान मांग के उन्होंने पड़ोसी का दोनों आंख फोड़ा दिया। ये कुछ इस तरह की चर्चा है इसके अंदर में। तो पूर्णिया तो क्लीन स्वीप है। पूर्णिया में पड़ा हुआ क्या है? पूर्णिया तो भाई हाँ
हम अपने गठबंधन के दुनिया में क्या प्रयास करें? हमारे जो विपक्षी हैं तेजस्वी जी हैं, तो वो जिता के चले गए। अब उसमें कोई शक रहा क्या? पूर्णिया में जिस तरह से स्वार्थ की राजनीति हुई, अब पूर्णिया क्या है? ये पूर्णिया तो केवल एक सिंबल, एक उदाहरण है। ये जात की राजनीति करते तो जरूर हैं, लेकिन अपने जात में भी वो वंशवाद की राजनीति घुसाए हुए। वंश छोड़ के कुछ दूसरा चाहिए नहीं उनको। ये इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण है। ये समझना उनको होगा जो जाति को लेकर के इनके पीछे रहते। उनको समझना होगा कि वो अपने एक कोई आदमी खड़ा ना हो जाए लालू जी के पुत्र के सामने में, तेजस्वी के सामने में, तो चाहे वो दूसरा जीत जाए तो जीत जाए। ये स्थिति है वहां की। खैर, वहां तो मामला बिल्कुल क्लियर है। संतोष कुशवाहा हमारे एक बहुत ही मजे हुए और लोकप्रिय हमारे प्रत्याशी हैं। उनके जीत में किसी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके जो तमाम आरोप हैं उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेता संतोष कुमार यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष जी, आप सुन रहे थे परिवारवाद का आरोप और वंशवाद का भी आरोप लगा दिया गया बीजेपी की तरफ से। ये कहते हैं कि लालू यादव को सिर्फ अपने बेटे की चिंता रहती है और तेजस्वी यादव तो सिर्फ अपने में ही रहते हैं। वो हमेशा अपनी चिंता करते हैं, चाहे वो एक समाज के लिए ये बात कहें कि हम यादव वर्ग के लिए तमाम जो बेहतरीन है कार्य है वो हम करेंगे, तमाम बातें कहते रहे पूरे बिहार की जनता को लेकर के। लेकिन ये तस्वीरें भी हमने देखी है कि बहुत ही ज्यादा जातिवाद बिहार में देखने को मिलता है और ऐसे में तमाम आरोप बीजेपी के नेता की तरफ से। जी हेलो। जी संतोष जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, आपको सुन पा रहे हैं। ठीक है संतोष जी, अभी आपने शायद सुना होगा राजेश जी जिस तरह से जिक्र कर रहे थे, वंशवाद का आरोप, परिवारवाद का आरोप लगा रहे थे। कह रहे थे कि लालू यादव को सिर्फ तेजस्वी यादव की चिंता रहती है और तेजस्वी यादव सिर्फ यादव वर्ग को देखते हैं और वो भी बेहतर तरीके से नहीं। आप लोग जीत के बड़े दावे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने 15 रैलियां की, तमाम बातें कही इस दौरान, तमाम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो कि नहीं करना चाहिए था। चिराग पासवान जो कि उनकी मां को लेकर के भी उनकी जब सभा चल रही थी और तेजस्वी यादव मौजूद थे, उस दौरान भी जिस तरह से लोगों ने आपत्तिजनक बयान दिया और उसमें भी लालू यादव ने कुछ नहीं कहा था और तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं कहा था, माफ कीजिएगा। और जिस तरह से तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगातार आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आरजेडी को नुकसान यहाँ पे मिलेगा। जी, राजेश जैन जी विरोधी दल के साथी हैं तो परिवारवाद का तो आरोप लगाएंगे ही, लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है कि हमारी दल जो है, हमारे नेता परिवारवाद नहीं करके 17 महीना बनाम 17 साल 17 महीनों में जो सरकारी नौकरियां दी गई बेरोजगारों को या केवल परिवार के लोगों को दिया गया, देश और बिहार की जनता को नौकरियां दी गई। और जहां तक चिराग पासवान जी की माता को गाली देने की बात है, मैं ऐसे लोगों का जो है विरोध करता हूं, निंदा करता हूं। यह साजिश के तहत ऐसा किया गया है, एक रणनीति के तहत इस तरह की बातें हुई है। संतोष जी, आप लोग यही बातें कहते हैं, जब भी कहीं पर आप लोग पीछे रह जाते हैं तो आप कहते हैं कि साजिश जवाब हो रही लीजिए है। कि पूर्णिया में क्या किया उन्होंने, उनके नेता ने क्या किया। वहां उनका समीकरण बिल्कुल ही ध्वस्त है। जिस समीकरण पर वो नाज करते हैं वो आज किसके पीछे, ये संतोष जी से जवाब लीजिए। संतोष जी, तमाम आरोप लग रहे हैं, पूर्णिया सीट का जिक्र राजेश जी कर रहे हैं। जहां तक क्या उनके साथ वो लोग हैं जिन पर वो दम भरते हैं? राजेश जी, पूर्णिया सीट के बारे में क्या हमसे सवाल, हम नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं राजेश जी? राजेश जी, आपकी बातें पूरी करें। जी जी, मैं कहना चाह रहा हूं कि आदरणीय संतोष जी ये बताएं, वो मंजे हुए प्रवक्ता हैं पार्टी के, कि पूर्णिया के अंदर में जो स्वार्थ का घिनौना खेल राजद ने खेला, राजद किसी की सगा नहीं है। एकदम साफ जानिए, आज जिसको लेकर के वो दम भरते हैं कि हमारा MY समीकरण है, कहां गया MY समीकरण? तमाम चैनल, तमाम रिपोर्टर, स्वदेश चैनल सभी तो बता रहे हैं वहां पर, वहां कहां है? वहां तेजस्वी जी को लेकर के एक इतना बड़ा विरोध हो गया है कि कोई सुनना नहीं चाह रहा है। कहां उनका गया? कहते थे कि ये वर्ग एकदम, लालू जी दिन को रात कहें तो रात कहेगा, कहां वहां कह रहे हैं? आने वाला दिन क्या बचे हुए? आज तो वहां चुनाव हो रहे हैं, आज तो वहां वोट पड़ रहा है। आपने पप्पू संतोष जी सुन रहे हैं आप? जो मिले हमारे प्रत्याशी पहले भी जीत रहे थे और आज भी जीते। बात खत्म हो, जवाब देंगे हम इस परिस्थिति में भी। ठीक है संतोष जी, आपको जवाब। जहाँ तक राजेश भाई बोल रहे हैं कि पूर्णिया में समीकरण ध्वस्त हो गया, ऐसी कोई बात है नहीं।
पूर्णिया में सामाजिक न्याय की जीत के लिए बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। जहां तक पप्पू यादव जी का बात है, पप्पू यादव जी इसके पहले अपना जनाधिकार पार्टी चलाते थे, उनका अपना दल था और वे कांग्रेस में है, कांग्रेस को ज्वाइन किए थे पप्पू यादव जी, और कांग्रेस पार्टी को सीट नहीं मिला अलायंस के तहत, तो इसमें राजद का क्या गलती है? राजद बीमा भारती भी जदयू से आई थी। ये तर्क तो आपकी राजनीति में चलता नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने उनको बाकायदा टिकट दिया, तो बाकी का अलायंस है ना। आप तो अपने गठबंधन का भी मान नहीं रखते। आपने तो कांग्रेस के साथ ऐसा व्यवहार किया है, ये तो कांग्रेस का पता नहीं अपने सहन शक्ति है कांग्रेस की। वो यहाँ पर तो 5वें 6ठे नंबर की पार्टी है, उसका कोई वजूद नहीं है, चाहे जितना परेशान कर लें उसे, और वहां पूरा विद्रोह है। वो तो कांग्रेस ने उनको शामिल किया, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया। आपने कहा कि पप्पू यादव को नेता नहीं बनने देना है। यादवों में यदि कोई भी नेता बनेगा तो केवल लालू यादव के परिवार से होगा, दूसरा होगा नहीं। परिवारवाद का खूब आरोप लगता है संतोष जी, और पूरे आपके इंडिया अलायंस पर पूरा ये परिवारवाद का आरोप लगता है। चाहे अखिलेश यादव को लेकर के देख लीजिए, चाहे राहुल गांधी को लेकर के देख लीजिए, चाहे लालू यादव को देख लीजिए। आपका जो ये पूरा ये गठबंधन बनाया गया था प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, आप लोगों ने अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा तक नहीं तय किया, और परिवारवाद के भी खूब आरोप लगते रहे। आपका जो गठबंधन है वो भी चुनाव के पहले बिखरता हुआ नजर आ रहा था लगातार, और फिर भी आपने यहाँ पे सीट शेयर की है, लेकिन स्थितियां बेहतर नजर नहीं आ रही है। पप्पू यादव ने भी आपका जो ये मुकाबला है पूर्णिया सीट का वो और ज्यादा रोचक कर दिया, और मुश्किलें आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चेहरा तो 2009 में भी नहीं था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय भी चेहरा नहीं था। चेहरा कोई माने नहीं रखता। हम लोग का अलायंस जो है वहां पर जब जीत करके हमारे माननीय सांसद लोग आते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा तय होता। ये कोई बड़ी बात और नई बात नहीं है। जहां तक पूर्णिया की बात है, पूर्णिया में हम लोग मजबूती के साथ इंडिया अलायंस एकजुटता के साथ खड़े हैं, और बीमा भारती जी भारी मतों से जीतेगी, उनकी विजय होगी। राजेश जी, आप सुन रहे थे भारी मतों से जीत की जिस तरह से ये लोग बात कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस जो इनका है, जो गठबंधन बना है प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए, ये लोग जीतेंगे, ऐसा कह रहे हैं। ये तो उनको कहना है, उसी काम के लिए उनको रखा गया है कि हम भारी मतों से जीतेंगे, हम जीतने के बाद तय करेंगे। जहां जहां इनके गठबंधन के लोग हैं छोड़ के भाग रहे हैं, कांग्रेस के लोग छोड़ के भाग रहे हैं। स्थिति है ये, जिनको प्रत्याशी बनाते हैं वही का काम नहीं लड़ेगी। कुछ लोग अपने को बीमार बता देते हैं। देखिए, ये विपक्ष जो है अब पूरे देश की जनता जान गई। आज माननीय मोदी जी केवल इसी बात को बताने के लिए घूम रहे हैं। 400 के पार तो हम नहीं, लेकिन देश के लोगों को बताना कि ये क्या हो रहा है, आने वाला समय कैसा, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग। जी ये कहते हैं इनहेरेंट एक्ट ला रहे हैं। क्या करेंगे ये? अब लोगों की संपत्ति छीनने पर आमादा है। जंगल राज चला गया, एक नया जंगल राज ला रहे हैं। अब सरकारी रूप से संपत्ति छीन लेंगे। पहले तो अपहरण, फिरौती, 1990 तक तो बिहार ने यही देखा है। इनके राज में 6 बजे घर के बाहर निकलना मुश्किल था। पास कुछ नहीं है। लोग आज भी याद करते हैं तो सिहर जाते हैं। इन नए मतदाताओं को बताने के लिए माननीय और कोई मोदी जी घूम रहे हैं कि नए बच्चे जो आज मत देना, पहला मत का प्रयोग करेंगे, वो भी जान जाए ये कैसा रास्ता बिहार। आप लोगों के द्वारा ये क्या बात करेंगे? अब इन्होंने नया कानून है कि हम जो है इनहेरेंट जो है वो पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं, हम संपत्ति ही छीन लेंगे, बाप के मरने के बाद बेटा से ले लिया जाए। अच्छा ठीक है संतोष जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे। उन्होंने 17 मिनट तक विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इनकी नजर सिर्फ आपकी संपत्ति पर है। तमाम बातें इन्होंने कही, और इस सबके बीच जब दूसरे चरण का चुनाव चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी विपक्षी दलों को बड़ा झटका। ईवीएम को क्लीन चिट मिल गई, वीवीपैट को लेकर के जितनी याचिकाएं दायर की गई थी सब खारिज कर दिया गया। आप लोग लगातार वीवीपैट के जरिए, बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने की बातें कह रहे थे। जो आपका अलायंस है, भूपेश बघेल की बात करें, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें, पूरा फॉर्मूला बता रहे थे, लेकिन सभी आपके फॉर्मूले किनारे कर दिए गए हैं। ईवीएम पर तमाम सवाल, लेकिन अब क्लीन चिट मिल गई है। हमसे सवाल है जी संतोष जी। जी ईवीएम पर हम लोगों का सवाल नहीं है, सवाल है
प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय आप लोग ईवीएम पर तमाम सवाल खड़े कर रहे थे संतोष जी, अब नकारिए मत, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने जब ईवीएम को क्लीन चिट दे दिया तो आप कह रहे हैं कि ईवीएम पर हमारा सवाल ही नहीं था। राजनीति इतिहास में एक कीर्तिमान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्थापित ठीक कर रहे हैं। इनका ईवीएम पर सवाल नहीं, इनके यहाँ 10 दुकानदार हैं, 10 की अलग अलग दुकानदारी है। एक राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित होगा। आप लोकतंत्र के इतिहास में, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुए जिन्होंने अपने लिए इतना ताबड़तोड़ इतनी जनसभाएं की हो। तो जनसभाओं से आपत्ति क्यों है? आप लोग भी तो जा रहे हैं, आप लोग भी तो जा रहे हैं जनता के बीच में वोट के लिए। भाई वोट बटोरने के लिए सब जनसभाएं करते हैं, सब रैलियां करते हैं, तो इसमें आप लोगों को आपत्ति क्यों है? आपके भी तो नेता कर रहे हैं, तेजस्वी यादव इतनी सारी रैलियां कर रहे हैं लगातार। एक तेजस्वी यादव एनडीए के कई नेताओं पर भारी हैं, और इतना ही हमारे आपने दूसरे नेताओं को तो मौका ही नहीं दिया, आरजेडी ने दूसरे नेताओं को मौका ही नहीं दिया, इसीलिए तो आप लोगों के जो तमाम नेता हैं वो जेडीयू में शामिल हो जाते हैं बिहार से। परिवारवाद का खूब आरोप लगता है और आपने भी इस बात को माना है कि एक अकेले करने की जरूरत क्या है? अगर प्रधानमंत्री जी इतने ही लोकप्रिय हैं तो इतनी सारी रैलियां करने की जरूरत ही क्या है मैडम? राजेश जी सुन रहे थे आप? संतोष जी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री इतने लोकप्रिय हैं तो इतनी रैलियां क्यों कर रहे हैं? देखिए, लोकप्रिय होना और रैली करना दोनों दो बात है। आज पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री को देखना सुनना चाहती, वो अपने प्रिय प्रधानमंत्री को। किसी का लोकप्रिय होने से लालू जी जितनी ताबड़तोड़ रैलियां किया करते थे तो कह सकते थे कि लालू जी तो बड़े बिहार में लोकप्रिय, क्यों घूम रहे हैं। रैली करना, प्रधानमंत्री 18 घंटा 20 घंटा मेहनत करते हैं। वो केवल यही नहीं, उनका विदेशों से जो आज हमारी जो छवि बनी है अंतर्राष्ट्रीय जगत में, वो प्रधानमंत्री की मेहनत का परिणाम है। और हमारा प्रधानमंत्री रैली करने लायक है। हमारा प्रधानमंत्री सोनिया जी के वो प्रधानमंत्री नहीं है जिनको लोग सुन ही नहीं पाते थे। कोई मौनी बाबा तो है नहीं। प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी है। प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी गारंटी है, हमने जो कहा था वो किया, आज हम जो कह रहे हैं वो भी आगे करेंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री स्वयं, इसमें इनको खाद नहीं चला। राजेश जी, लेकिन विपक्षी दल जो है वो 2019 का जो आपका मैनिफेस्टो था उसमें भी तमाम सवाल खड़े करते रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के इनका यही कहना है कि पुराने मैनिफेस्टो की बातें जो थी वो पूरी नहीं हुई है और नया मोदी की गारंटी लेकर के आ गए। आज बांका में उनके जो खास सिपह सलार है वो भी हार रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन वो हार रहे हैं। और गिरधारी यादव जैसा सौम्य क्या 15 जनता के सरोकार से जुड़ा हुआ व्यक्ति फिर से जीत रहा है। राजेश जी आप पहले मेरी बातें सुनिए। राजेश जी एक मिनट रुक जाइए, आप मेरी बातें सुनिए। राजेश जी, लगातार विपक्षी दल ये बात कह रहे हैं कि 2019 में जो बीजेपी का जो आपका मैनिफेस्टो था उसके जो आपने तमाम बातें गिनाई थी उसमें वो पूरे नहीं हुए और आप लोग इस बार मोदी की गारंटी लेकर के आ गए अपने संकल्प पत्र में। अभी यही सवाल कर रहे हैं संतोष जी आपसे, जवाब दीजिएगा। राजेश जी, आप मुझसे कह रही हैं? राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आप एक मरते फिर से दोहराइए अपने सवाल को, मैं सुन नहीं पाया। जिस तरह से लगातार विपक्षी जो दल है, जो पूरा अलायंस है, वो ये बात कह रहा है कि जो 2019 का मैनिफेस्टो था आप लोगों का, उसके जो पूरे काम थे, जो आपने बातें उसमें लिखी थी, कही थी, वो पूरे नहीं हो पाए। और जनता को तमाम रुपयों देने की भी बात कही गई थी और रोजगार की बात कही गई थी, महिलाओं के हितों की बात कही गई थी, लेकिन वो पूरे नहीं हुए। और इस बार फिर से नया मैनिफेस्टो मोदी की गारंटी लेकर के आप लोग आ गए हैं। पुराने जो आपके कामकाज थे उनका क्या हुआ? संतोष जी भी यही कह रहे थे अभी। पिछले 10 वर्षों में जो बहनों का सम्मान बना है, जो महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, आज वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत है। और आप उतना ही छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं का मैं विशेष तौर पर उल्लेख करना चाहूंगा, वरना उत्तर प्रदेश में 3/4 बहुमत नहीं आता। ये देखिए, कहने की बात है, अभी ये बहुत संकट में घिरे हुए हैं। जब बहुत बड़ा संकट आता है तो सांप और नेवला भी एक मंच पर आ जाते हैं। इनके यहाँ क्या हुआ था? इनके यहाँ महिलाएं निकल नहीं पाती थी। इनके राज्य में महिलाएं आज आत्मनिर्भर है। आज उज्ज्वला गैस ले लीजिए, उनको उनके लिए नारी शक्ति और वंदन हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज
आप इनके यहाँ जो महिलाएं हैं, इनके समाज में पुरुष डाल रहे हैं जो लालटेन में वोट डाल रहे हैं, और उनके घर की महिलाएं कमल में वोट डाल रही हैं, तो इनका प्रमाण पत्र तो इनसे चाहिए नहीं। ये रीजनल पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इनसे प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता भाजपा को नहीं है। भाजपा में महिलाओं में, युवाओं में आज डिजिटल इंडिया, हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हमारा एक विजन है ना प्रधानमंत्री का, 2047 तक का विजन एकदम तैयार है, और मुझे नहीं लगता कि 2047 तक इनके लिए कोई वैकेंसी होने वाली। ये लोग कितना ही इकट्ठा हो जाए। संतोष जी अब आप देखिए, सीधी सी बात बता रहे हैं, एक शिवसेना इनके साथ है जो कहते हैं कि 15 मिनट में हमने बाबरी मस्जिद को खत्म किया, 15 मिनट में हमने डेमोलिश किया बाबरी मस्जिद को, और हमारे सिवा कौन था। और अब बताइए, वो बाबरी मस्जिद में है और वहां पर वो मुसलमानों का वोट लेने के लिए बैठे हुए इंडिया अलायंस में, देंगे उनको मुसलमान वोट? किसी भी मुसलमान में आत्मगैरत होगा, कोई भी आत्मसम्मान होगा, वो देगा जहां शिवसेना शामिल हो, दे, किस मुंह से देंगे? इसलिए कि ये सब कहने की बात है, इनको कहने दीजिए। हम लोगों का 400 का पार होना ही होना है, इसमें कोई ये नहीं है। और जो मतदान है और जिस तरह से लोग हिस्सा ले रहे हैं, और ये जो चुपचाप जो चल रहा है हमारा एनडीए अपने मिशन पर, वो अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण है। अब फिर से इन लोगों को विचार करना होगा कि अपने लेकर कहां चले। आज उत्तर प्रदेश में तेज प्रताप को टिकट देते देते अखिलेश जी अपना नहीं सब उनको तो फिर वही लगा कि मैं ही क्यों नहीं बन जाऊं। इतने भयभीत थे कि कन्नौज से उन्होंने नॉमिनेशन किया। आप देख लीजिए इन लोग के घबराहट ठीक है, को देखिए। जवाब देंगे कहते राज भाई। प्रधानमंत्री क्यों घूम रहे हैं? संतोष जी आपका प्रधानमंत्री तो जवाब पूरा घूमेंगे। करें, समय कम है। राजेश जी, जनता में बस हमेशा संतोष जी की घूमते बात रहे। पूरी भाई, होने दें। राजेश भाई बोल रहे हैं। राजेश जी संकट समय कम में है, सांप- राजेश जी समय हर कम है। बार संतोष जी चुनाव हो या आपकी नहीं हो, उनकी आपकी रैली बातें होती है। पूरी करें। संकट में सांप और नेवले एक मंच पर आते हैं, तो राजेश भाई ये बताएं कि नीतीश जी सांप है या नेवला है या प्रधानमंत्री जी हैं? एक मंच पर आ गए हैं। और जहां तक महिलाओं की बात, उन्होंने की सम्मान की बात, तो नीतीश जी पिछले विधानसभा के सत्र में महिलाओं का क्या सम्मान कर रहे थे वो बताएं। नीतीश जी कितना सम्मान महिलाओं का करते हैं, कितना ख्याल रखते हैं, वह पूरा देश ने देखा। ठीक है, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया संतोष जी, और राजेश जी आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। सुबह 7 बजे से ही चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। पूर्णिया सीट जो कि हॉट सीट मानी जा रही है, और इसके साथ ही लगातार जो दोनों ही दल हैं, चाहे एनडीए चाहे इंडिया अलायंस, ये बात कह रहे हैं कि हम बड़ी जीत दर्ज कराएंगे। लेकिन आगे आने वाले 4 जून को ये तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन विराजमान होने वाला है। खबरों का सिलसिला, चुनावी अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन इन सबके बीच आप सभी से एक गुजारिश है कि आप सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ निशान नहीं शान है, और लोकतंत्र के इस महापर्व में आप सभी का योगदान है। खबरों का सिलसिला, चर्चाओं का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।